तो साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, सब अपनी पढ़ाई पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज का जो हमारा वीडियो है वो पॉलिटी का न्यायपालिका का वीडियो है। 11वां वीडियो होने वाला है ये पॉलिटी का, और न्यायपालिका का ये 3rd वीडियो है। तो इससे पहले के वीडियो आप पॉलिटी प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। हिंदी के 46 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, वो आप हिंदी प्लेलिस्ट से जाके, हिंदी ग्रामर प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। और हिस्ट्री के भी करीब 25-26 वीडियो अपलोड हो गए हैं, वो भी आप प्लेलिस्ट से जाके चेक कर सकते हैं एक बार। तो आज हम स्टार्ट करते हैं न्यायपालिका से। तो न्यायपालिका का हमारा पहला क्वेश्चन है आज, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा? तो कमल नारायण सिंह, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969, यानी कि जुलाई से अगस्त तक, यानी कि लगभग 1 महीना मान के चलिए, कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में काम किया? तो HM हिदायतुल्ला, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय प्रथागत वरिष्ठता के सिद्धांत को पहली बार त्यागा गया? तो वो इसका आंसर होगा ऑप्शन AN रे। तो वरिष्ठता के सिद्धांत को पहली बार क्या करा, त्यागा गया? कब? 1973। अगला क्वेश्चन है हमारा, अच्छा याद, इसको एक आध चीज़ और देख रहा हूँ में, केशवानंद भारती वाला केस भी 1973 में ही आया था, ठीक है ना, ऐसे याद रखना है इसको। अगला क्वेश्चन है हमारा, और ये क्वेश्चन को आप टिक कर लीजिएगा, स्टार कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश? तो फातिमा बीवी, ऑप्शन सी। अच्छा, अगर बीवी शब्द आ जाए हिंदी का तो कौन सी भाषा का शब्द है? यह है तुर्की का। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकारता में आते हैं? तो मूल अधिकार का संरक्षण। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मूल अधिकार के क्षेत्र में, सॉरी मूल अधिकार नहीं, क्वेश्चन दिमाग से निकल रहा है, अभी बाद में बता दूंगा जब याद आएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, उच्चतम न्यायालय के परामर्श अधिकारिता के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहले हमको सारे कथन पढ़ने पड़ेंगे। तो ये है हमारा, उच्चतम न्यायालय के लिए बाध्यकारी है कि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी भी मामले में अपना मत व्यक्त करे। तो देखो ये गलत है। क्यों? 143 आर्टिकल के तहत आपको पता है 2 बार, एक होता है लोक हित के मामले में मत देना, और दूसरा होता है संधि वगैरह के संबंध में मत देना। तो दोनों के मामले में राष्ट्रपति को यह आवश्यक नहीं है कि वो दिए गए उच्चतम न्यायालय के मत को माने, और ना ही दोनों मामलों में ये जरूरी है कि उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को मत दे। अब कौन से मामले में जरूरी है? तो वो संधि वाले मामले में जरूरी है, और लेकिन लोक महत्व के मामले में जरूरी नहीं है। तो इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो ये मैं आपको कल बता भी चुका हूँ, कल वाले वीडियो में, पॉलिटी वाले में। परामर्शी अधिकारिता शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है, ठीक है, और इसकी ठीक हो जाएगा। अगला है हमारा, परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, दोनों मामलों में बाध्यकारी नहीं है। अगला है, उच्चतम न्यायालय का उसको परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन एक बार में केवल एक ही निर्देश भेजा जा सकता है। तो ये भी गलत है, ऑप्शन 2 और 3 सही है इसमें, ऑप्शन सी। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 123 क्या कहता है भाई? अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है ना, 1, 2, 3। और 124 क्या कहता है कि एक उच्चतम न्यायालय क्या होगा। अच्छा, 213 क्या कहता है फिर? 213 कहता है उच्च न्यायालय होगा, प्रत्येक राज्य में क्या होगा, एक उच्च न्यायालय होगा। याद रखना बहुत ईजी है। जैसे 120 आपने देखा उच्चतम न्यायालय कौन से आर्टिकल में है? तो वो है, यानी कि 80 लिख देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट 124 में है। हाई कोर्ट, इस 2 को यहाँ भेज दो बस, 214 में है, ठीक है, ऐसे करके याद रखना। क्योंकि वैसे भी हम सुप्रीम कोर्ट को 1 नंबर देंगे और हाई कोर्ट को 2 नंबर देंगे याद करने के लिए ना, तो ऐसे करके याद रखना है इसको। और जो इसमें आपका लास्ट वाला आर्टिकल है 143, मैं आपको बता चुका हूँ, राय देने के लिए उच्चतम न्यायालय जो राय देते हैं ना राष्ट्रपति को, वो है। और अभिलेख न्यायालय 129। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगर बाई चांस इनका पद भी उस समय रिक्त है, कुछ ऐसा है, तो उस समय के उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, ठीक है, ऑप्शन बी सही है इसमें।
परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किस विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा। आर्टिकल 143, इसको हम क्या कह सकते हैं? लोक महत्व का मामला। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो वो थे PN भगवती। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि भाई PIL की फुल फॉर्म बताइए, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करके, है ना, याद रखना। अब मैं आपको जरा PIL के बारे में अगर थोड़ा सा बता दूं तो कोई भी जनहितैषी व्यक्ति या संस्था एक पोस्ट कार्ड लिखकर भी अन्याय के विरुद्ध न्यायालय में आवाज़ उठा सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये PN भगवती याद करना, ये प्रसिद्ध न्यायाधीश थे, है ना। कौन थे? प्रसिद्ध न्यायाधीश थे PN भगवती। अगला है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो देख चुके हैं 10 वर्ष या 5 वर्ष जज रहना चाहिए, है ना। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं तो संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसको है? तो भारत की संसद को है। वर्तमान में कितने हैं? 33+1 34 हैं टोटल, है ना। अगला क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक, अपीली और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार हैं, ठीक है ना। तो ये सही है इसमें, ऑप्शन डी। अपीली क्षेत्राधिकार क्या होता है पता है? इसका अर्थ यह है कि भाई उच्चतम न्यायालय को समस्त राज्यों के उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। तो ये हो गया हमारा अपीलीय क्षेत्राधिकार, ठीक है। और प्रारंभिक वाला क्या होता है? उच्चतम न्यायालय एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की सर्वोच्च संस्था है, यानी कि सर्वोच्च पे बैठा है, इसलिए आरंभिक क्षेत्राधिकार है। अपील मैंने आपको बता दिया, है ना। प्रारंभिक भी बता दिया। परामर्शदायी क्या हो गया? जो 143 के तहत परामर्शदायी होता है। तो आपको पता है तीनों ही होते हैं, है ना, ऑप्शन डी। भारत में अच्छा उच्च न्यायालय भी होगा, हाँ, अपीली वाला, और परामर्श उच्च न्यायालय अपीली तो होगा, 100% अपीली होगा, है ना। ऑप्शन डी सही है फिलहाल के क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही है? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 65 वर्ष। और अगर हाईकोर्ट की बात करेंगे तो 62 ईयर्स। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी सैलरी कितनी है? उनकी सैलरी है 2.8 लाख, ठीक है। और अन्य न्यायाधीशों की सैलरी कितनी है? 2.5 लाख। इसी तरह हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सैलरी कितनी है? अगर मैं सही हूँ तो 2.5 लाख, अगर आप गलत हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और अन्य न्यायाधीशों की सैलरी कितनी है? 2.25 लाख। अगला क्वेश्चन है हमारा, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी सैलरी कहाँ से दी जाती है? वेतन और भत्ते यानी कि, तो वेतन और भत्ते सुप्रीम कोर्ट के दिए जाते हैं भारत की संचित निधि पर। और संचित निधि कौन से आर्टिकल में है? 266 में है, ठीक है। पेंशन भी उनको भारत की संचित निधि से ही मिलती है। लेकिन हाईकोर्ट वाले में थोड़ा सा ये चेंजेस आ जाता है। क्या चेंजेस आता है भाई हाईकोर्ट वाले में? कि जो सैलरी होगी यानी कि तनख्वाह, वेतन, भत्ते, वो तो राज्य की संचित निधि से मिलते हैं। लेकिन अगर बात जहाँ पर आएगी पेंशन की, तो कहाँ से मिलेंगे? भारत की संचित निधि से। ये क्वेश्चन एग्जाम में बना है, इसलिए बता रहा हूँ, स्टार लगा के याद कर लेना। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? तो भारत की संचित निधि से। कौन से आर्टिकल में है? 266 में। आकस्मिकता निधि किस में है? 267 में। पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो ये हो गया हमारा एक ऑप्शन, इसका सी सही है। जल्दी से इसको खत्म कर लेते हैं। भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच का विवाद, ठीक है, और 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच का विवाद। तो ऑप्शन सी सही है इसमें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले में हम उच्च न्यायालय के बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू।